Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss Journey to the End of the Earth, chapter number 3, written by Tisani Joshi, class 12 English, Vistas. तो सबसे पहले we will try to know the general introduction of the poet. आपकी जो poet है उसका general introduction जानेंगे थोड़ा सा. Theme, main points, इसके जो की पॉइंट्स इस चैप्टर के उसको भी डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस समरी ऑफ दिस चैप्टर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Tishani Joshi is an Indian poet, novelist, journalist and a dancer. तिसानी दोषी जो आपकी पोइट है, इस चैप्टर की जो राइटर हैं, वो एक पोइट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, साथ साथ में एक डांसर भी हैं. बॉर्न इन चेन्नई इन 1975. इनका जन्म चेन्नई में 1975 में हुआ था. शी इज़ नोन फॉर हर डाइवर्स बैकग्राउंड. वो अपने डाइवर्स बैकग्राउंड के लिए जानी जाती हैं बिकॉज इंक्लूडिंग हर वेल्स मदर एंड गुजराती फादर. क्योंकि देखो 3 चीज़ें इनके बैकग्राउंड से जुड़ गई हैं. क्योंकि उनका जन्म जो हुआ है, शी वॉज बॉर्न इन चेन्नई में उनका जन्म हुआ था. इनकी जो मदर थी वो वेल्स मदर थी, यूरोपियन थी, और जो फादर थे वो गुजराती फादर थे. सो दैट वाई शी वॉज नोन या शी इज़ नोन फॉर हिज डाइवर्स कल्चर और बैकग्राउंड. Doshi has achieved recognition for her poetry including the debut कलेक्शन. यानी दोषी को अपनी जो सबसे पहली उनकी जो पहचान मिली थी या जो वो फेमस हुई थी वो कंट्रीज ऑफ द बॉडी. इनका जो वर्क था, जो कलेक्शन था, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, इससे उनको पहचान मिली. विच वॉन द फॉरवर्ड प्राइज बेस्ट फर्स्ट कलेक्शन, और जिसके लिए उनको फॉरवर्ड प्राइज भी मिला था. शी इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ द नॉवेल्स, और वो नॉवेल्स भी उन्होंने लिखे हैं जैसे कि द प्लेजर सीकर एंड द फाउंटेन विलेज. ये दो इनके जो नॉवेल्स रहे हैं वो बहुत ही फेमस नॉवेल रहे हैं. एंड वर्क ऑफ्टन एक्सप्लोर थीम ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर एंड द एनवायरनमेंट. और उनके जो नॉवेल्स की या उनकी पोइट्री की, उनके जनरल्स की जो मेन थीम थी वो आइडेंटिटी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, ये उनके वर्क्स की मेन थीम थी. नाउ इंट्रोडक्शन. An informative account of the author's trip to the world's coldest, windiest, driest continent can be found in the Vistas book class 12th entitled Journey to the End of the Earth. आपकी क्लास 12th की जो बुक है विस्तास, उसमें एक चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. उसमें दुनिया के सबसे ठंडे, विंडियस जो ठंडी हवाएं हैं, ड्राइस मीन्स सबसे ज़्यादा सूखी ठंडी हवाएं जो चलने वाली हैं, उसके बारे में डिस्कशन दिया गया है. एंड इंफॉर्मेटिव अकाउंट मीन्स उन चीज़ों के बारे में कि वो प्रदेश, दुनिया का वो एरिया, दुनिया की वो जगह जो सबसे ज़्यादा ठंडी भी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी हवाएं भी चलती हैं, और वो शुष्क हवाएं जिसको हम लोग बोल सकते हैं मीन्स ड्राइस्ट विंड चलती हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू तिसानी दोषी के अनुसार विजिटिंग अंटार्कटिका इज़ नेसेसरी. अंटार्कटिका को घूमना बहुत ज़रूरी है इफ़ वन वॉन्ट्स टू कॉम्प्रीहेंड द प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट. प्लेनेट मीन्स अपने अर्थ की बात कर रही है वो, कि यदि कोई अपने अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है तो उसको अंटार्कटिका घूमना ही पड़ेगा, या अंटार्कटिका को घूमना बहुत ज़रूरी है यदि वो अपने अर्थ के बारे में जानना चाहता है. नाउ वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दिस एरिया बाय स्टडिंग इट. और हम इस एरिया के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं बाय स्टडिंग इट मीन्स इसके बारे में पढ़कर या इसको एक्सप्लोर करके, खोज के. बिकॉज अंटार्कटिका इज़ वेयर द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज़ प्रिजर्व्ड. क्योंकि अंटार्कटिका वो जगह है दुनिया की जहाँ पर हमारी पृथ्वी की जो हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो प्रिजर्व्ड है. जियोलॉजिकल हिस्ट्री प्रिजर्व इन द सेंस है कि यहाँ का जो ओरिजिन है, कि हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इसका पास्ट कैसा था, आज प्रेजेंट में हम किस सिचुएशन में हैं, और फ्यूचर भी हमारा कैसा होगा, है ना. तो इसकी जो जियोग्राफिकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ये बताता है, हमको इन्फॉर्मेशन देता है. शी ट्रेवल्ड विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. वो कुछ बच्चों के ग्रुप के साथ, या कुछ बच्चों का, स्टूडेंट का जो ग्रुप था उनके साथ वो ट्रैवल करने आई थी, घूमने आई थी. हु वर एक्सप्लोरिंग द कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर कर रहे थे.
Her encounter with the ice mysteries of this ice region was exhilarating. Exhilarating means रोमांचक, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देने वाला। तो कह रहे हैं जब वो यहाँ के आइस मिस्ट्रीज से मिली, मीन्स यहाँ पर जो आइस, जो 90% दुनिया की आइस यहाँ पर ही पाई जाती है, तो कह रहे इस आइस रीजन की, इस एरिया की, जब वो यहाँ के आइस मिस्ट्रीज से मिली, मीन्स यहाँ पर उन्होंने आइस को देखा, उसको एक्सप्लोर किया, तो वो बहुत ही उनके लिए एक्साइटिंग था। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अभी हमारा ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अ ट्रेवलॉग बाय द तिसानी दोषी, ये एक ट्रेवलॉग है जो कि तिसानी दोषी के द्वारा लिखा हुआ है। डिस्क्राइब्स हर ट्रिप टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल, जो कि अंटार्कटिका गई थी, किस पर, रिसर्च के लिए, ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल पर। वेसल मीन्स जहाज, इसको हम लोग बोल सकते हैं। द जर्नी which involved crossing multiple time zones, bodies of water, highlights the vastness and isolation of the Antarctica, while also exploring the interconnectedness of all ecosystems and the impact of climate change। यानी ये जर्नी, यात्रा, जब वो यहाँ पर गई, कहाँ, मद्रास से लेके अंटार्कटिका तक, तो उनको मल्टीपल टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन्स उसमें दिया हुआ है कि मल्टीपल टाइम जोन्स को, वाटर बॉडीज़ को, और वहाँ की जो वास्टनेस थी, वास्टनेस मीन्स ह्यूज, बड़ा, विशाल, इसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको, आइसोलेशन मीन्स अकेलापन, तो यहाँ पर अकेलापन, लोनलीनेस से सेंस है कि वो जो एरिया है वो कैसा, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पर हैबिटेशन बहुत कम है। तो इस एरिया को देखकर वहाँ के हैबिटेशन मीन्स वहाँ का जो आइसोलेशन है, वहाँ पर बहुत कम लोग हैं, इतना बड़ा ह्यूज विशाल है कि चारों तरफ आपको आइस ही आइस दिखाई देगी। तो इन सब को देख कर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हुई, while also exploring the interconnectedness of all the ecosystems and the impact of the climate change। और जो इकोसिस्टम है और हमारा जो क्लाइमेट चेंज हुए, इसके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है, कि ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या रीज़न है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। द ऑथर emphasize मीन्स जोर देना, बताना, समझाना। सो द ऑथर emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। ऑथर जो है वो हमें इस हिस्ट्री को समझने के इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है, ये हमें emphasize करता है, हमें ये कहता है कि हमें इसकी जो हिस्ट्री है उसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझना चाहिए। The future of our planet through visiting this unique and the pristine environment। और इसका जो फ्यूचर होगा, किसका, हमारे प्लैनेट का, हमारे अर्थ का, वो कैसा होगा, वो इस यूनिक और प्रिस्टीन एनवायरनमेंट, जब वहाँ पे वो आई, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो इतना यूनिक था, इतना अनोखा था, और इतना प्रिस्टीन था, इतना प्योर था, इतना अच्छा था कि वो उसको देख कर बोले कि अगर हमने आज इसको प्रिजर्व नहीं किया, जो कि जैसा कि हम दिन पर दिन करते चले आ रहा, पोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें, रीजन्स हैं इसके, तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। The lesson revolves around the world's most preserved place, Antarctica। ये जो लेसन, ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है, पूरा चैप्टर ही हमारा अंटार्कटिका के बारे में है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड प्लेस है। प्रिजर्व प्लेस मीन्स जहाँ पर अभी लोगों का आना जाना भी बहुत कम है एक तरह से। नॉट मैनी पीपल हैव बीन देयर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं है या बहुत लोग नहीं है, बट out of a few that have, तिसानी जोशी is one of them। और जो थोड़े से लोग थे उनमें से तिसानी जोशी एक थी। अ साउथ इंडियन पर्सन, वो एक साउथ इंडियन थी क्योंकि उनका बर्थ चेन्नई में हुआ था। सो अ साउथ इंडियन पर्सन हु वेंट ऑन एक्सपेडिशन विद अ ग्रुप ऑफ टीनएजर्स, कह रहे जो कुछ बच्चों के ग्रुप के साथ वहाँ पर घूमने गई थी, एक्सपेडिशन करने, एक्सप्लोर करने, आइस ऑन स्टूडेंट्स, और जो जिसके साथ वो प्रोग्राम करने गई थी उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। टेक्स यंग माइंड टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे यंग माइंड्स थे, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं, वो उनको वहाँ पर ले जाना चाहती थी और उसके बारे में बताना चाहती थी। दस इट गिव्स एन इंसाइट, जो हमें उसके बारे में इंसाइट देता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में डीप जानकारी भी देता है। हाउ अंटार्कटिका इज़ द प्लेस, कि अंटार्कटिका कैसा प्लेस है, यू शुड विजिट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द पास्ट,
कि तुम्हें पास्ट की ग्लिम्स मीन्स झलकियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं कि कुछ कि हमारा पास्ट में कैसा था। तो अगर आप पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर घूमना पड़ेगा, यहाँ पर विजिट करना चाहिए। प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इन इट्स रियलिस्ट फॉर्म, और इसका प्रेजेंट कैसा है और रियलिस्ट फॉर्म में इसका फ्यूचर कैसा होगा। तो मीन्स अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी अर्थ का प्रेजेंट कैसा है, इसका पास्ट कैसा था और इन फ्यूचर कैसा होगा, तो इन सब तीनों एस्पेक्ट्स को जानने के लिए आपको अंटार्कटिका आना चाहिए और विजिट करना चाहिए। नाउ थीम क्या है इस चैप्टर की? द मेन थीम ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द प्लेनेट। कह रहे हैं इस चैप्टर की जो मेन जो थीम है वो क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हमारा अवेयरनेस, हमारी जागरूकता होना, द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन दिस प्लैनेट, और इस प्लैनेट पर हमारे ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मेन तो हमारा पॉल्यूशन ही हो गया है ना, तो उससे हमारे इस प्लैनेट पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज। और सबसे ज़्यादा फ़र्क इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि क्लाइमेट चेंज, हमारा क्लाइमेट जो वो चेंज हो रहा है। The author Tishani Joshi uses her visit to Antarctica to highlight the fragility of the Earth's ecosystem and the need for the sustainability. तिशानी जोशी जो हैं उनका जो मेन पर्पस था कहाँ पर अंटार्कटिका जाने का, वो क्या था? टू हाईलाइट द फ्रेजिलिटी ऑफ अर्थ्स इकोसिस्टम, कि हमारी पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है वो कैसे धीरे धीरे फ्रेजाइल हो रहा है, कैसे धीरे धीरे वो डिके हो रहा है, क्या कारण है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको समझना था। एंड द नीड फॉर सस्टेनेबिलिटी, और किस तरह से हम इसको आगे प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको आगे संभाल कर रख सकते हैं। शी एम्फेसाइजेस, और वो बताती है, एम्फेसाइज करती है दैट द अंडरस्टैंडिंग अर्थ्स हिस्ट्री, कि पृथ्वी की हिस्ट्री को समझना, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पॉल्यूशन, और हमारा जो कॉन्सिक्वेंस, हमारे जो पॉल्यूशन के जो परिणाम निकल रहे हैं या पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो दिन पर दिन हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्या कारण है, can be achieved by the experiencing is first hand, urging young people to visit Antarctica। वो केवल हम तभी अचीव कर सकते हैं by experiencing, अनुभव करके। कब? It's first hand, urging young people to visit Antarctica, जब हम हमारे जो यंगस्टर्स हैं हम उनको अर्ज करें, हम उनको समझाएं, हम उनको बताएं कि वो अंटार्कटिका जाएं, वहाँ पर विजिट करें और वहाँ का जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं उसको समझें, और साथ में ये भी लोगों को आकर बताएं कि अगर आज हमने अपने स्टेप्स को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया, डिफॉरेस्टेशन करना कम नहीं किया, जो दिन पर दिन पेड़ काटते हम चले जा रहे हैं, तो इसका हमारे एनवायरनमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा और इन फ्यूचर हमारा प्लेनेट जो है, हमारा अर्थ जो है वो कैसा होगा। ना हियर्स मोर डिटेल्ड ब्रेक डाउन ऑफ द थीम को किस तरह से ब्रेक डाउन किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, लोगों को जो हमारे एनवायरमेंटल के लिए जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है उसको बताना, लोगों को जागरूक करना। The story aims to raise the awareness about the impact of human actions on the environment and the climate change। जो स्टोरी का जो मेन एम, जो पर्पज है वो क्या है कि लोगों को जागरूक करना, किसके बारे में? इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस, कि हमारा जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट पर और क्लाइमेट चेंज पर क्या क्या फ़र्क डाल सकता है। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर, कि हमारा जो नेचर है उसके लिए हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए और हमारी सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, कि हमें उसको फ्यूचर के लिए किस तरह से बचा कर रखना है। द ऑथर emphasize the need for the respect of earth and its resources, urging readers to consider the long-term consequences and their actions। कह रहे हैं द ऑथर है वो emphasize करता है कि किस तरह से हमें अर्थ के लिए रेस्पेक्ट करना चाहिए, रेस्पेक्ट रखना चाहिए, या उसके लिए हमें सोचना भी चाहिए साथ में। एंड इट्स रिसोर्सेज, और इसके जो रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, अर्जिंग रीडर्स टू कंसीडर, और साथ में ये रीडर्स को भी अर्ज करता है, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे,
हमारा जो ह्यूमन एक्शन है, जैसे मेन कारण ये कि हमारा हम पॉल्यूशन जो कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जो कर रहे हैं, तो इसके लॉन्ग टर्म में हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका क्या परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा, जो शायद हम आज देख भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की इम्पोर्टेंस क्या है? Though she suggests that visiting Antarctica can provide a powerful understanding of Earth's history, current state and the potential future. दोषी बताती हैं, सजेस्ट करती हैं कि अगर हम अंटार्कटिका घूमने जाएंगे तो हमें एक पावरफुल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मीन्स हम बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कि हमारी पृथ्वी की हिस्ट्री क्या थी, हमारी करंट स्टेट क्या है, मीन्स हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या है, और हमारा आगे फ्यूचर भी क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या परिणाम निकलेगा। द स्टोरी हाईलाइट्स द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। ये स्टोरी जो है वो हाईलाइट करती है, इस बारे में हमको बताती है कि हमारा इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफ पॉल्यूशन एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, कि हमारा जो एनवायरनमेंट और जो क्लाइमेट है उसके हमारा जो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है, मीन्स जैसे कि हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं या जो रिसोर्सेज हम उनको यूज करते चले जा रहे हैं, जैसे हम पानी को नहीं बचा रहे हैं। पानी अब ये कुछ दिनों से चलो ये चल रहा है कि सेव वाटर, अदरवाइज हम अभी भी आप देखिए जाकर रोड साइड पर कहीं पर चले जाइए, गाँव साइड पर चले जाइए, पानी नहीं है और रोड साइड में जो नल खुले हुए हैं पानी बह रहा है, वहाँ पर लोग इवन वहाँ के जो लोग रह रहे हैं ना वो तक अवेयर नहीं है कि चलो भाई इसमें 20-50 रुपए का नल लगेगा, उसको हम जाके लगा दें तो कम से कम पानी तो वेस्ट ना हो। ये लोगों में अवेयरनेस अभी तक नहीं है, जबकि इतना पानी के लिए परेशान है, मारामारी हो रही है। तो ये हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है कि हम अभी तक जागरूक नहीं हैं, और इसके लिए हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। ठीक है। नाउ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब इसकी हम समरी समझते हैं। फॉर साउथ इंडियन मैन, जो साउथ इंडियन जो लोग होते हैं, ट्रैवलिंग टू अंटार्कटिका फ्रॉम मद्रास इट टेक्स 9 टाइम जोन्स, कि अगर आप मद्रास से अंटार्कटिका तक घूमने जाते हैं तो उसके लिए आपको 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज़ और मैनी इकोसिस्टम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। मीन्स इतनी सब चीज़ों को पार करने के बाद ही आप अंटार्कटिका पहुंच सकते हैं। तिसानी जोशी ट्रेवल टू द सदर्न एंड। तिसानी जोशी जो हैं वो सदर्न एंड पर ट्रैवल करती हैं ऑफ द अर्थ, जो कि पृथ्वी का सदर्न एंड है, अलॉन्ग विद द एक्सपेडिशन ऑफ ग्रुप नेम्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस। और एक ये एक्सपेडिशन ग्रुप था, रिसर्च ग्रुप था, और उस ग्रुप का उन्होंने जो नाम रखा था वो था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्टूडेंट्स ऑन आइस, दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द यंग माइंड्स sensitized towards the realistic version of climatic changes happening in the world, कि हमारी दुनिया में जो क्लाइमेटिक जो चेंज आ रहे हैं उसके क्या कारण है। तो लोगों को, उन बच्चों को ले जाने का, उनको जो अपॉर्चुनिटी जो देनी थी, उसका मेन कारण यही था कि वो ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो रियलिस्टिक वर्जन है क्लाइमेट का, उसको समझा जा सके। अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर थे, वी आर द यंग वर्जन्स ऑफ द फ्यूचर पॉलिसी मेकर हु कैन टर्न द सिचुएशन अराउंड। कह रहे हैं हम इस पॉलिसी मेकर के यंग वर्जन्स हैं, मीन्स हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं, वही हमारे फ्यूचर मेकर भी है, वही हमारे पॉलिसी मेकर भी हैं जो इस सिचुएशन को टर्न कर सकते हैं। Antarctica is one of the coldest, driest and the windiest continent in the world. अंटार्कटिका जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंडी, ड्राइस्ट और विंडियस्ट प्लेस है। एज फार एज द आइस कैन सी, कि जैसे हम देख सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली वाइट, ये पूरी तरीके से वाइट है, सफ़ेद है। एंड इट्स अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन गिव्स इमेंस रिलीफ। अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन मीन्स क्या होता है? क्षितिज। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये देखिए, ऊपर वाला ये जो है वो स्काई है और यहाँ पे ये जो लैंड है। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, जैसे कि ये जो मीटिंग पॉइंट हम जिसको बोल सकते हैं, ये वाला मीटिंग पॉइंट है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ हॉराइजन। मीन्स कि वो प्लेस यहाँ पर अर्थ और सन और अर्थ जो है
वो प्लेस जहाँ पर आपका पृथ्वी और अर्थ जो है मीटिंग पॉइंट, दे सीम्स टू बी मीट, ऐसा लगता है कि पृथ्वी और हमारा जो स्काई जो है वो मिल रहे हैं एक जगह पर जाकर, सो दे आर कॉल्ड एज अ हॉराइजन। तो कहना जो अनइंटरप्टेड जो ब्लू हॉराइजन है वो बहुत इमेंस रिलीफ देता है, रिलैक्स देता है। इट इज़ शॉकिंग टू बिलीव, और ये विश्वास करना भी बहुत शॉकिंग है, दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, कि एक समय पर इंडिया और गोंडवाना जो थे वो एक ही कॉन्टिनेंट के हिस्से थे। किसके हिस्से थे? गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम, सॉरी, दैट गॉट द सेग्रीगेटेड मीन्स अलग हो जाना, दैट गॉट सेग्रीगेटेड इनटू कंट्रीज गिविंग राइज टू द ग्लोब वी नो टुडे। और जो बाद में वो गोंडवाना लैंड जो था वो सेग्रीगेट हो गया, टूट गया और अलग अलग कंट्रीज़ के रूप में वो चेंज हो गया, जिसको कि आज हम जानते हैं। जब आप ग्लोब देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से पूरा जो एरिया वो चेंज हो गया कॉन्टिनेंट्स में, और उसमें धीरे धीरे से चेंज हो गया। अंटार्कटिका हैड अ वार्मर क्लाइमेट अंटिल देन, तब तक अंटार्कटिका का जो क्लाइमेट था वो गर्म था। डिस्पाइट ह्यूमन सिविलाइजेशंस अराउंड द ग्लोब, जब तक ग्लोब पर ह्यूमन सिविलाइजेशंस वहाँ नहीं पहुँची थी, इट इज स्टिल रिमेन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, तब तक वो प्योर था। बीइंग द सदर्न इंडियन, कह रहे हैं सदर्न इंडियन होने की वजह से सन वर्शिपिंग गाय, इट वॉज अनइमेजिनेबल फॉर द ऑथर टू विजिट द प्लेस दैट कॉन्स्टिट्यूट वर्ड्स 90% ऑफ इट्स आइज। कह रहे हैं चूँकि वो साउथ इंडियन थी, तो साउथ इंडियन गाय होने की वजह से, साउथ इंडियन होने की वजह से उनके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ थी कि वो सन की पूजा ना कर सकें। तो कह रहे हैं कि वर्शिपिंग इट इज़ अनइमेजिनेबल, उनके लिए एक अकल्पनीय था, इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल था उनके लिए, कि वो प्लेस जहाँ पर 90% आइज़ हैं, अ प्लेस सो क्वाइट, जो इतना शांत है, दैट इज़ ओनली इंटरप्टेड बाय द स्नो एवलांचेस, जो केवल स्नो एवलांचेस से ही इंटरप्टेड होता है। मीन्स जब वहाँ पर कुछ ऐसा जोग्राफिकल ऐसे रीजन्स होते हैं कि स्नो के बर्फ़ के बड़े बड़े से टुकड़े टूटते हैं, तो तभी वहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ आती है, अदरवाइज वो एरिया बहुत शांत है। इट इज़ होम टू अ लॉट ऑफ एविडेंसेस, वहाँ पर बहुत सारे हमको एविडेंसेस भी मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे, दैट कैन गिव अस द ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, जो हमें अपने पास्ट के बारे में बताते हैं। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय अंटार्कटिका हेल्प अस टू फोरसी द फ्यूचर, और हमें फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं कि अगर हमने इसको प्रिजर्व नहीं किया तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। द प्लेस गिव्स एन अवॉकनिंग टू थ्रेटनिंग अलार्म, और ये हमें एक अलार्म दे रहा है, मीन्स हमें एक जागरूक कर रहा है, दैट ग्लोबल वार्मिंग इज एक्चुअली रियल, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक्चुअली ये रियल है। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए, अगर हमने आज इम्पोर्टेंट स्टेप्स नहीं लिए, तो एक ना एक दिन हमारे सामने बहुत ही विचित्र कंडीशन में आ जाएगा, है ना, जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। देख रहे हो ना गर्मी किस तरह से पड़ रही है, कितना चेंज हो रहा है। Who knows, कौन जानता है, इफ़ अंटार्कटिका विल बी वार्म अगेन, यदि दोबारा फिर से अंटार्कटिका गर्म हो गया, एंड इवन इफ इट डज विल बी एबल टू अलाइव टू सी इट, तो क्या हम इसको देखने के लिए जिंदा रहेंगे। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जिस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे क्लाइमेटिक चेंज को अफेक्ट कर रही हैं, अगर हमने टाइम रहते नहीं समझे तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा, शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। नाउ सी इन हिंदी, मद्रास से अंटार्कटिका की यात्रा करने वाले दक्षिण भारतीय व्यक्ति के लिए वहां तक पहुंचने के लिए 9 समय क्षेत्र, 6 चौकियां, 3 जल निकाय और उतने ही पारिस्थितिक क्षेत्र लगते हैं। तिसानी दोषी ने स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम के एक अभियान समूह के साथ पृथ्वी के दक्षिणी छोर की यात्रा की, जो युवा दिमागों को दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन के यथार्थवादी संस्करण के प्रति संवेदनशील बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। मेरी सीधी सी बात ये कि हमें ये जागरूक करते हैं कि दैट वी शुड बी अवेयर अबाउट अर्थ, कि हमें अपनी अर्थ, हमें अपनी पृथ्वी, हमें क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में जागरूक होना चाहिए। और सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल हमारा कोरोना है, जो कि कुछ सालों पहले ही हुआ था।
किस तरह से हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी और किस तरह से हम सिलेंडर्स के लिए भाग रहे थे और हमको ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तब हमको पता चला कि रियल ऑक्सीजन क्या है ना। तब लोगों को पता चला हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला, लोगों ने फील किया ना। संगठन के जो संस्थापक के अनुसार हम भविष्य की नीति के निर्माताओं के युवा संस्करण हैं जो स्थिति को बदल सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे शुष्क और हवा वाले महाद्वीपों में से एक है। जहाँ तक हम देख सकते हैं, ये हमारी आंखें देखती हैं, ये पूरी तरीके से सफ़ेद है और इसका जो नीला क्षितिज बेहद राहत देता है। नीला क्षितिज मीन्स वो ब्लू हॉरिजन जो है वो हम जब देखते हैं ना, एक जगह से खड़े होकर दूर से छोर तक पूरा नीट एंड क्लीन ब्लू दिख रहा है, वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्बेंस, कोई इंटरप्शन नहीं दिख रहा, तो बहुत ही रिलैक्स देता है हमारे माइंड को। और यह विश्वास करना चौंकाने वाला है कि भारत और अंटार्कटिका उसी सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना के हिस्से थे जिसको आज हम जिस देश को विश्व जानते हैं। मीन्स आज हमारा जो ग्लोब है, कभी कभी इस ग्लोब का ही जो पहले क्या था, ये एक गोंडवाना लैंड था जो टूट गया, बाद में अलग अलग कॉन्टिनेंट में और कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया ना। उस समय तक अंटार्कटिका की जलवायु गर्म थी। दुनिया भर में मानव सभ्यता के बदलाव के बावजूद भी अभी भी हमने अपनी शुद्ध रूप में बनी हुई है। मीन्स कि इतने सारे हमारे एनवायरमेंटल चेंज हो गए, क्लाइमेटिक चेंज हो गए, फिर भी अंटार्कटिका जो अभी वैसे का वैसे ही है। वैसे ही के वैसे इन द सेंस है कि अभी भी वो प्योर है, अभी वो उतना ही रिलैक्स देता है। दक्षिण भारतीय सूर्य पूजा करने वाले व्यक्ति होने के नाते लेखक के लिए उस स्थान का दौरा करना अकल्पनीय था, अनइमेजिनेबल था, जो दुनिया का 90% बर्फ का निर्माण करता है। मीन्स जहाँ पर हमें 90% आइस मिलती है, वह एक ऐसा स्थान था जो शांत तो है ही, और वहाँ पर केवल तभी वो एवलांचेस होते हैं जब कोई जोग्राफिकल वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है। यह बहुत सारे सबूतों का घर है, वहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस भी मिलते हैं जो हमें अतीत की झलक देता है, जो हमें पास्ट के बारे में बताता है, साथ ही साथ हमें अपने भविष्य के बारे में भी बताता है। यह जगह खतरनाक अलार्म को जागृत करती है। मीन्स ये हमें बताती है, ये हमें जागरूक करती है कि ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में रियल है, वास्तविक है। कौन जानता है, अंटार्कटिका अगर फिर से गर्म हो गया, अगर ऐसा होता भी है तो क्या हम इसको देखने के लिए जीवित रहेंगे? मतलब क्या ऐसी सिचुएशन रहेगी कि हम इस कंडीशन को देख सकें? सो नाउ द की एस्पेक्ट्स ऑफ द जर्नी। इस जर्नी का उनका की एस्पेक्ट क्या था? जर्नी सबसे पहले उनकी जर्नी था, उसका क्या था, वो उनको 100 घंटे लगे थे और अकेडमिक सोलस्की के द्वारा वो वहाँ पर गई थी, रशियन ट्रिप। ठीक है। अंटार्कटिका एंड इट्स यूनिक फीचर, उसका फीचर क्या था कि अभी भी वहाँ पर 90% जो वहाँ का अर्थ का जो वहाँ पर जो एरिया है वो अभी बर्फ से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। वहाँ पे कोई ट्रीज नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है। क्लाइमेटिक चेंज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज किस तरह से है और हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जर्नी, हमारी जो जर्नी है उनकी, वो क्या बताती है, रिमाइंड्स द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द प्लेनेट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसका क्या इम्पैक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व करने की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें उसको प्रिजर्व क्यों करना चाहिए। गोंडवाना एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द इकोसिस्टम। द चैप्टर कनेक्ट्स, ये जो चैप्टर है वो कनेक्ट करता है अंटार्कटिका टू द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना एंड एम्फेसाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम है उसका जो इंटरकनेक्टेडनेस है पूरा हमारे वर्ल्ड के साथ, वो उसके बारे में एम्फेसाइज करता है। रिफ्लेक्शन ऑन द फ्यूचर, भविष्य पर इसका क्या रिफ्लेक्शन पड़ेगा। ऑथर कॉन्टम्पलेट्स द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में बताता है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स उसके परिणाम के बारे में भी बताता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट, और उसके साथ हमें ये इम्पोर्टेंस भी बताती है ऑफ एक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट।
प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने की, प्लेनेट को बचाने की, कि हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की हमारी जो जिम्मेदारी है उसकी इम्पोर्टेंस को भी बताती है। सो दैट वाज द जनरल इंट्रोडक्शन, की पॉइंट्स, थीम एंड समरी ऑफ दिस चैप्टर. Hope you like it. Thanks for watching and do subscribe it.